मई 1987 पाकिस्तान की तंग गलियां। सोचिए एक आदमी है जो जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर 2 लोग लगे हैं। अब ये कोई आम चीज नहीं। जो भाग रहा है वो आईएसआई का मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक खास गुर्गा है और पीछा करने वाले वो है रॉ एजेंट्स, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोग। अच्छा। कुछ देर भागदौड़ चलती है, फिर अचानक वो एजेंट गायब हो जाते हैं। गायब? हाँ, वो आईएसआई वाला रुकता है, हाँप रहा है, शायद सोचता है चलो खतरा टल गया। लेकिन तभी वो एजेंट फिर सामने और धाएं 9 गोलियां सीधा उसके जिस्म में। बाप रे। और ये शख्स ये कौन था आखिर? यही तो कहानी का सिरा है। ये मारा गया शख्स था अब्दुल खान, एक नाम जो भारत में 80 के दशक में जो आतंकी हमले हुए ना उनसे जुड़ा था। अब्दुल खान। हाँ, ये कहानी असल में शुरू होती है कुछ साल पहले 1984। वो भारत के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त। बहुत ज्यादा। देश में जैसे आतंकी हमलों की बाढ़, 100 से ज्यादा हमले हुए, करीब 500 जानी गई। हाँ, माहौल में डर और अनिश्चितता तो थी ही। और फिर अक्टूबर 84 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, उसने तो पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल। और उसी माहौल में सोचिए लंदन में बैठा ये अब्दुल खान आईएसआई चीफ को फोन पर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? बड़े आराम से डींगे हाँक रहा था कि खेल से इनकी रानी भी साफ हो गई, भारत को इतना जख्म देंगे कि वो कभी नहीं उभर पाएगा। मतलब उसे लग रहा था अब तो बस भारत के टुकड़े करना बच्चों का खेल है। कितनी बेशर्मी। यहीं पर कहानी में दूसरे अहम किरदार की एंट्री होती है, रॉ एजेंट संजीव जिंदल। एक तरफ खान और उसकी ताकतें, दूसरी तरफ जिंदल जैसे लोग जो दीवार बनकर खड़े थे। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक आदमी के खिलाफ मिशन नहीं था, ये भारत को बचाने की लड़ाई थी, उसकी अखंडता को। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर इस ऑपरेशन से जुड़ी एक कह सकते हैं विस्तृत रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम एक बहुत ही पेचीदा, बहुत साहसी खुफिया मिशन की गहराई में उतरेंगे। नाम था इसका ऑपरेशन हॉर्नेट और मकसद सिर्फ एक, अब्दुल खान नाम के इस खतरे को जड़ से खत्म करना। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत समझते हैं इसे। हाँ, तो कहानी की जो असल जड़ है वो नवंबर 1984 में है, लंदन में। जिंदल को ली नाम का उनका एक पुराना कांटेक्ट था, पहले क्लर्क था वो। अच्छा। उससे कुछ खुफिया दस्तावेज मिलते और वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर जिंदल का माथा ठनका। जानकारी बहुत चिंताजनक थी। ऐसी क्या बात थी उन कागजों में? सिर्फ कौन किससे मिला ये सब? नहीं, सिर्फ मुलाकातें नहीं। पता चला कि खान के लंदन वाले घर पर आईएसआई चीफ, पाकिस्तानी डिफेंस सेक्रेटरी, ये तो आ ही रहे थे, लेकिन साथ में खालिस्तानी आतंकी संधू भी लगातार आ रहा था। संधू भी? हाँ, और ये लोग कोई चाय नाश्ता करने नहीं मिल रहे थे। रिपोर्ट में साफ था कि खान और संधू ने मिलकर फंडिंग जुटा ली है, अपना नेटवर्क तैयार कर लिया है। और उनका इरादा क्या था? मतलब सिर्फ पंजाब में गड़बड़ फैलाना? नहीं, प्लान इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो भारत में वैसी हालत बनाना चाहते थे जैसी 70 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में बनी थी ना। हाँ, जिसे पाकिस्तानी फौज भी काबू नहीं कर पाई थी। उनका आखिरी मकसद था भारत के टुकड़े करना, और इसके लिए खान के स्लीपर सेल मतलब वो एजेंट जो आम जिंदगी जीते हुए हमले का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, वो भारत में पहले से एक्टिव थे। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, एक बहुत बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र था। बाप रे, ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिंदल समझ गई होंगे कि मामला कितना सीरियस है। फौरन वो सीधे दस्तावेज लेकर दिल्ली आए, रॉ हेडक्वार्टर। अपने बॉस अनुज भारद्वाज उनको ब्रीफ किया। भारद्वाज भी समझ गए कि खतरा कितना बड़ा है। तो भारद्वाज ने क्या कहा? क्या प्लान था? उन्होंने जिंदल से पूछा, इसे रोकने का क्या तरीका है? जिंदल का जवाब एकदम दो टूक था, खान को लंदन में ही खत्म करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लंदन में? लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। भारत वैसे ही मुश्किलों में था। ब्रिटेन की जमीन पर ऐसा कुछ करने से रिश्ते खराब हो सकते थे। हाँ, भारद्वाज का भी पहला रिएक्शन यही था। वो हिचकिचाए। जाहिर है इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल था। लेकिन जिंदल ने समझाया कि खान को जिंदा छोड़ना इससे भी बड़ा खतरा है, वो रुकेगा नहीं और तबाही मचाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन बिल्कुल साफ सुथरा होगा, कोई गलती नहीं होगी। और भारद्वाज मान गए। जिंदल के कॉन्फिडेंस और सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए भारद्वाज ने आखिरकार हाँ कर दी। और बस इसी तरह इस बेहद खतरनाक मिशन को नाम मिला ऑपरेशन हॉर्नेट। ऑपरेशन हॉर्नेट
पर ये कहना जितना आसान था करना उतना ही मुश्किल रहा होगा। खान कोई छोटा मोटा गुंडा तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, वो लंदन का नागरिक था, बड़ा बिजनेसमैन। उसके सिर पर पाकिस्तानी सेना ISI चीफ का हाथ था। और लंदन पुलिस की सिक्योरिटी भी। हाँ, उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी। ISI उस पे 24 घंटे नजर रखती थी और उसका बंगला वो किसी किले से कम नहीं था। उसे वहां मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो फिर शुरुआत कैसे हुई? कैसे भेजते इस किले को? यहीं से ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू हुआ, इंटेलिजेंस गैदरिंग, जानकारी जुटाना। जनवरी 1985 जिंदल पेरिस में रॉ के 2 बेहतरीन एजेंटों से मिलते हैं, क्लार्क और मोहन। ये उनके कोड नेम थे। क्लार्क और मोहन। हाँ, बहुत अनुभवी। प्लान बना कि ऑपरेशन 2 फेज में होगा। पहला फेज इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये जिम्मेदारी लंदन में क्लार्क और मोहन की। दूसरा फेज टारगेट एलिमिनेशन, वो जिंदल खुद हैंडल करने वाले थे। तो क्लार्क और मोहन ने लंदन में क्या किया? खान की दुनिया में घुसना तो आसान नहीं था। उन्होंने खान की उसके लिए जैसे घर और उसकी रूटीन पर नजर रखनी शुरू की। कई दिन तक मॉनिटर किया। फिर उन्हें एक कमजोर कड़ी नजर आई, तारिक सिद्दीकी, खान का माली। माली? हाँ, माली अक्सर घर के अंदर बाहर आता जाता था और शायद उस पर कोई शक भी नहीं करता था। अच्छा, और क्या सिद्दीकी मान गया अपने मालिक के खिलाफ जाना? आसान नहीं था। मोहन ने सिद्दीकी से कांटेक्ट किया, पैसों का लालच दिया और वो काम कर गया। सिद्दीकी खान के खिलाफ जानकारी देने को तैयार हो गया। तो क्या जानकारी मिली उससे? अगले करीब 10 महीने तक वो खान के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब मोहन को बताता रहा। लेकिन दिक्कत ये थी कि इससे कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये जानना कि कौन आ रहा है काफी नहीं था। अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये जानना जरूरी था। तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे मिला? मोहन ने सिद्दीकी से कहा कि आने वालों की तस्वीरें ले ले, लेकिन वो डर गया, साफ मना कर दिया। डरना तो लाजमी था। हाँ, पर वो खान के नाम जो चिट्ठियां आती थीं उनमें से कुछ देने को राजी हो गया। इन चिट्ठियों को रॉ के सेफ हाउस ले जाया गया। सेफ हाउस मतलब एक सीक्रेट जगह? हाँ, एक सुरक्षित ठिकाना जहां खुफिया काम हो सके। वहां उन चिट्ठियों की जांच शुरू हुई। ज्यादातर तो बेकार थी, शादी के कार्ड, पार्टी के इनविटेशन। लेकिन शायद कोई एक काम की निकल आई। बिल्कुल। अचानक मोहन की नजर एक अलग से दिखले कागज पर पड़ी। वो कोई इनविटेशन नहीं था, वो एक बैंक स्टेटमेंट था। अक्टूबर 1985 तक आते आते ये छोटा सा कागज का टुकड़ा ऑपरेशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बैंक स्टेटमेंट? उसमें क्या था ऐसा? खान के खिलाफ कुछ? सीधे खान के खिलाफ नहीं, लेकिन एक बहुत अहम लिंक मिला। स्टेटमेंट से पता चला कि खालिस्तानी आतंकी संधू और एक हरबख्श नाम के आदमी के अकाउंट में मोटी रकम ट्रांसफर हुई थी। हरबख्श? ये कौन था? थोड़ी और जांच की तो पता चला कि हरबख्श कोई और नहीं, संधू का बॉडीगार्ड था, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। मोहन फौरन समझ गए, संधू तक पहुंचना है तो पहले हरबख्श की कमजोर नस पकड़नी होगी। अच्छा, तो एक तरफ लंदन में ये चल रहा था और जिंदल वो किसी और मोर्चे पर थे। हाँ बिल्कुल। जिंदल के दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, ये ISI और खान, इनके पूरे नेटवर्क को पैसा कहां से आ रहा है? कौन है जो इन्हें फंड कर रहा है? फंडिंग का सोर्स। इसका जवाब ढूंढने वो ऑस्ट्रिया पहुंचे। ऑस्ट्रिया? वहाँ क्यों? वहां जिंदल अपनी एक पुरानी और बहुत काबिल इन्फॉर्मर सोफी से मिले। सोफी 10 साल से जिंदल के लिए काम कर रही थी, उसकी जानकारी हमेशा पक्की होती थी। ओके। इस बार सोफी अकेली नहीं आई, वो अपने साथ एक आदमी को लाई थी, हरप्रीत आहूजा, और शायद उसके पास जिंदल के सवाल का जवाब था। हरप्रीत आहूजा कौन था है और क्या जानकारी थी इसके पास? आहूजा ने बताया कि वो पहले सेठी नाम के एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन के यहाँ काम करता था। सेठी? हाँ, उसने देखा कि सेठी कुछ बहुत ही संदिग्ध से दिखने वाले लोगों से मिलता है और उन्हें करोड़ों रुपए भेजता है। आहूजा ने थोड़ी खोजबीन की तो पता चला कि वो लोग ISI से जुड़े थे और पैसा भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए जा रहा था। बाप रे! ये जानने के बाद आहूजा ने देशभक्ति के नाते वो नौकरी छोड़ दी थी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा था, मतलब सीधा फंडिंग के सोर्स तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। हाँ, जिंदल को फौरन एक प्लान सूझा। उन्होंने आहूजा से कहा कि उसे सोफी की मदद से वापस सेठी के पास नौकरी करनी होगी। वापस? लेकिन ये तो खतरनाक था। बहुत खतरनाक मिशन था। सेठी के काले कारनामों के पक्के सबूत जमा करना और उससे ISI के प्लान्स, उनके लोगों के बारे में जितनी जानकारी निकाल सके निकालना। आहूजा देश के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हो गया। कमाल है,
और इस बीच लंदन में हरबख्श का क्या हुआ, उस तक कैसे पहुंचे? लंदन में मोहन और क्लार्क ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने पता लगाया कि हरबख्श का भाई है अमरजीत। वो गैर कानूनी तरीके से भारत से भागकर इंग्लैंड आया था और वहां की नागरिकता पाने के लिए बेचैन था। अच्छा, तो ये थी उसकी कमजोर नस। बिल्कुल। क्लार्क ने इमिग्रेशन ऑफिस में अमरजीत से मुलाकात की, मदद का झूठा वादा किया। बाद में मोहन ने उसे एक सुनसान जगह पर दबोच लिया। धमकाया होगा? हाँ, साफ कहा जिंदा रहना है और इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहिए तो भाई हरबख्श के बारे में सब सच बता दे, वरना इंग्लैंड की नहीं नरक की सिटीजनशिप अभी मिलेगी। लगता है धमकी काम कर गई। बुरी तरह डर गया था अमरजीत। उसने नागरिकता और अपनी सेफ्टी के बदले हरबख्श की हर हरकत की खबर देने का वादा कर लिया। उसे हर बार इंफॉर्मेशन देने पर $100 का लिफाफा भी मिलने लगा। तो अब रॉ के पास हरबख्श की पूरी खबर थी। हाँ, हर कदम की। सबूत मिलने शुरू हो गए होंगे फिर? हाँ, नवंबर 1985 जिंदल फिर लंदन आए। मोहन और क्लार्क ने उन्हें अमरजीत से मिली सारी जानकारी, सारे सबूत सौंप दिए। इन सबूतों से हरबख्श और आईएसआई का कनेक्शन साफ हो गया था। जिंदल ने फौरन ऑर्डर दिया कि ये सबूत ब्रिटिश पुलिस को दो ताकि हरबख्श गिरफ्तार हो सके। लगा होगा कि बस अब संधू और खान का खेल खत्म। ऐसा ही लगा था, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। पुलिस रेड करती उससे पहले ही हरबख्श को भनक लग गई और वो पाकिस्तान भाग गया। अरे कैसे? बाद में पता चला कि आईएसआई ने किसी तरह अमरजीत को पकड़ लिया था। हाँ। उसने डर के मारे रॉ के प्लान के बारे में बता दिया था। ओहो। गनीमत ये रही कि उसने टॉर्चर के बाद भी किसी एजेंट का नाम या पहचान नहीं बताई, वरना क्लार्क और मोहन भी खतरे में आ जाते। ये तो ऑपरेशन के लिए बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। एक अहम मोहरा हाथ से निकल गया था, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं। जिंदल अब और भी पक्के इरादे वाले हो गए थे। और हरबख्श का क्या हुआ फिर? कुछ महीने बाद खबर आई कि हरबख्श पाकिस्तान में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब कहने को तो एक्सीडेंट था, लेकिन शक तो आईएसआई पर ही जाता है। खुफिया हलकों में यही माना गया, शायद कोई राज दफन करना था उन्हें। और अमेरिका में सेठी और आहूजा, उनका क्या चल रहा था? उधर सोफी ने अपना काम कर दिया था। उसने सेठी पर ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया, उसे डराया कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसके आईएसआई कनेक्शंस, अवैध फंडिंग, सबके सबूत अमेरिकन अथॉरिटीज को दे दिए जाएंगे। अच्छा। सेठी बुरी तरह डर गया। उसका बचना नामुमकिन हो जाता। वो जिंदल की टीम के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो गया। तो क्या सेठी ने कोई बड़ी काम की जानकारी दी? उसने जो दिया वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक तरह से ऑपरेशन हॉर्नेट का टर्निंग पॉइंट था। जुलाई 1986 सेठी पेरिस में जिंदल से मिला और उसे एक सीडी सौंपी। एक सीडी? उस जमाने में सीडी? उसमें ऐसा क्या खास हो सकता था? उस सीडी में आईएसआई के पूरे षड्यंत्र का कच्चा चिट्ठा था। सच में? हाँ, कैसे आईएसआई भारत को तोड़ने के अपने प्लान के फाइनल स्टेज में थी। भारत में दंगे भड़काने वाले कौन लोग थे, उनकी लोकेशन क्या थी, उनके आईएसआई हैंडलर्स कौन थे, सबकी पूरी जानकारी। और सबसे अहम, इन सब के पीछे अब्दुल खान और संधू का हाथ था, इसके पक्के सबूत। ये तो कमाल हो गया। रॉ को इसी का तो इंतजार था। बिल्कुल, ये वो सबूत थे जो ब्रिटिश सरकार को एक्शन लेने पे मजबूर कर सकते थे। तो फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया? जिंदल ने जरा भी देर नहीं की। सबूत सीधे ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी तक पहुंचाए। अब ब्रिटिश सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा था। भारी पुलिस फोर्स, बख्तरबंद गाड़ियां सब लेकर संधू के घर पर धावा बोला गया और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर संधू पकड़ा गया। खान का दाहिना हाथ, खालिस्तानी नेटवर्क का एक बड़ा पिलर, अब सलाखों के पीछे था। हाँ, खान जो सोच रहा था कि रॉ उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिंदल और उनकी टीम ने एक एक करके उसके पूरे नेटवर्क की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन कमाल की बात है, संधू गिरफ्तार हो गया, फिर भी खान लगभग 1 साल तक लंदन में सेफ रहा और भारत में छोटे मोटे हमले भी होते रहे। हाँ, जिंदल ये बात समझ रहे थे कि जब तक सांप का फन यानी खान सलामत है, खतरा टला नहीं है। असली चैलेंज अब भी वही था, खान को लंदन के उस सुरक्षा कवच से बाहर कैसे निकाले। वो इसी उधेड़बुन में थे कि एक दिन अचानक सेफ हाउस का फोन बजा। दूसरी तरफ कौन? माली, तारिक सिद्दीकी। सिद्दीकी इतने टाइम बाद क्या खबर लाया था वो? सिद्दीकी की आवाज में घबराहट थी। उसने बस जल्दी से कहा, साहब गुरगा मतलब खान पाकिस्तान जा रहा है, और फोन काट दिया। पाकिस्तान? हाँ, ये वो पल था जिसका जिंदल और उनकी टीम को बेसब्री से इंतजार था। शिकारी अपनी मान से बाहर निकल रहा था। पर वो पाकिस्तान गया क्यों? वजह साफ नहीं थी, शायद परिवार से मिलने या आईएसआई से नए ऑर्डर लेने। वजह जो भी हो, रॉ के लिए ये गोल्डन चांस था। तो पाकिस्तान में उस पर नजर रखी गई? बिल्कुल। पाकिस्तान पहुंचते ही खान पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई। उसकी पूरी रूटीन पता लगाई गई।
रोज सुबह 4 बजे पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, फिर मंडी से सब्जी खरीदता और 9 बजे तक घर लौटा था। तो रॉ ने अपना जाल बिछाया? हाँ, एक सुबह खान नमाज पढ़कर मंडी में सब्जी खरीद रहा था, तभी वही मोटरसाइकिल वाले 2 एजेंट ठीक उसके पीछे आकर रुके। उनमें से एक ने खान से पूछा, जनाब मुर्गा हलाल किया है कभी? खान शायद मजाक समझा, हंस गया। लेकिन ये मजाक नहीं था। हाँ, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पाकिस्तान की वही तंग बदबूदार गलियां, खान भाग रहा है, एजेंट पीछे हैं यमदूत की तरह। कुछ देर बाद एजेंट गलियों में कहीं गायब हो गए। खान रुका, बुरी तरह हाँफ रहा था। शायद उसे लगा बच गया, एक पल की राहत। लेकिन वो उसकी आखिरी सांस थी। अचानक वही दोनों एजेंट फिर सामने। इस बार एक ने कहा, वो मुर्गा तू ही है। और इसके साथ ही एक के बाद एक 9 गोलियां खान के सीने और पेट में उतार दी गई। भारत में सैकड़ों मासूमों की मौत का जिम्मेदार वो आतंकवादी पाकिस्तान के गंदे नाले में मरा पड़ा मिला। उसी वक्त हजारों मील दूर पेरिस में सेफ हाउस में इंतजार कर रहे संजीव जिंदल का फोन बजा। दूसरी तरफ से सिर्फ 3 शब्द सुनाई दिए, ऑपरेशन हॉर्नेट। सक्सेसफुल। ऑपरेशन हॉर्नेट सक्सेसफुल। हाँ, ये 3 शब्द सुनते ही जिंदल, जो पिछले 3 साल से अपने परिवार से दूर थे, देश के लिए जान हथेली पर रखकर लड़ रहे थे, उनकी आंखों में बरसों बाद खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कामयाबी नहीं थी, ये उनके इरादे, उनके टीम की मेहनत, उनके देश के लिए समर्पण की जीत थी। उस रात पेरिस में जिंदल, मोहन, क्लार्क, सोफी सबने मिलकर इस मुश्किल जीत का जश्न मनाया होगा। ये पूरी कहानी सिर्फ एक खुफिया ऑपरेशन का लेखा जोखा नहीं है। ये हमें उन अनगिनत गुमनाम हीरोज की याद दिलाती है। रॉ एजेंट्स, उनके सोर्सेज और न जाने कितने ऐसे लोग, हाँ, जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर, बिना किसी नाम या पहचान की उम्मीद किए। बिल्कुल। ऑपरेशन हॉर्नेट कामयाब रहा, भारत पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा टल गया, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन कई गहरे सवाल भी खड़े करते हैं ना। जब देशों के बीच ये अदृश्य युद्ध चलता है, तो इसकी मानवीय कीमत क्या होती है, इसकी कूटनीतिक कीमत क्या होती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ऐसे सफल ऑपरेशन बेशक देश की रक्षा के लिए जरूरी समझे जाते होंगे कई बार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो ये जटिल जाल है और खुफिया एजेंसियों की ये जो छाया दुनिया है, इसमें ये किस तरह की स्थायी विरासत छोड़ जाते हैं। क्या इनके कोई अनपेक्षित परिणाम भी होते हैं जिनकी आहट हमें शायद तुरंत सुनाई नहीं देती? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।